Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड्स के कोर्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स, ई नोट्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी, बस एक लिंक को क्लिक करके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बस आपको करना क्या है, फटाफट से सब्सक्राइब करना है चैनल को और आज की क्लास को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोगों को करवाते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। इसी के साथ एमसीक्यू जो कि फिलहाल हम लोग करने भी वाले हैं इस क्लास में, और भी बहुत कुछ, जैसे कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड सो ऑन। सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, घर बैठे बैठे। इतना बढ़िया बेनिफिट है, तो जल्दी से इस बेनिफिट को यदि आप यूज करना चाहते हो, इसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हो, तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आज की क्लास को फटाफट से शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए आज के सेशन को। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए जल्दी से सेशन आज का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाले जो क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, काफी मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। आजकल तो हम लोग का ऐसा हो गया है कि एग्जाम में काफी सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले तो आते नहीं थे इतने, लेकिन आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, सीबीएसई में भी आने लगे। ठीक है, तो बस काफी अच्छी बात है भैया। पहले सीबीएसई में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे अकाउंट्स में, लेकिन अब बढ़िया पैटर्न हो गया है। अब सीबीएसई बोर्ड में भी आपको एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू मिलने लगे, तो अच्छी बात है, स्कोरिंग हो जाता है। आप बढ़िया से इसमें स्कोर अपने हाई कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, एमसीक्यू को सॉल्व करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट पासिंग नंबर तो मिल ही जाएंगे, है कि नहीं, पर अपन को पासिंग नहीं, अपन लोग को अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ भैया, एमसीक्यू अपन लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 6 से है डेथ ऑफ अ पार्टनर के। आज हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना है। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, पढ़ लिया है अपन ने, पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। बस आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, किससे रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर शुरू करें। सब लोग रेडी हैं? फटाफट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगी, आपको सॉल्व करना है, समझना है। कमेंट्स में जरा और फटाफट आंसर भी दे देना। ठीक है, सभी के आंसर मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। ठीक है, तो फटाक से रीड करके कमेंट्स में अपना आंसर मुझे बता देना। ठीक है, शुरू करें फिर, लगा दे क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पे। चलो भैया, फिर क्वेश्चन 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल जल्दी से रीड करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले रीड कर लो भैया क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, और फिर बता दो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको। बताइए भैया, जल्दी से रीड कर लो, फटाफट रीड करें। देखो क्वेश्चन 1 पूछ रहा है आपसे, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर एट द क्रेडिट ऑफ। आपको मालूम है डिसीज पार्टनर को एक अमाउंट देना पड़ता है जो हम उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो अमाउंट आपको देना रहता है, डिसीज पार्टनर को देना रहता है, उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हो। क्रेडिट में तो करते हो, लेकिन किस पर्टिकुलर अकाउंट में आप लोग क्रेडिट साइड पे उसको ट्रांसफर करते हो। ऑप्शन कह रहे हैं उसके करेंट अकाउंट में, या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। ये आपसे पूछा है, बता दो भैया, फटाफट से आंसर कर दो जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस भी काफी किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो बस अब तो ये आंसर बन ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। तो बस उन्हीं के बेसिस पे ये सवाल है, कुछ नया नहीं पूछा है आपसे, कुछ भी नया नहीं है। जो भी पढ़ा है अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक, बस उनके आधार पे ही ये सवाल है। तो भैया देखो,
जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो डिसीज पार्टनर है, उसका हम लोग एक अमाउंट तय करते हैं कि इतना अमाउंट हमें उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो आपको ऑप्शन में देखो, पहले तो एनिमिनेट करते जाते हैं, जो जो हमें मालूम है कि ये तो हो नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो भैया रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई रिमेनिंग पार्टनर से क्या लेना देना हमको, हमें तो जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को देना है, तो हम ट्रांसफर क्रेडिट साइड में रिमेनिंग पार्टनर के साइड पे क्यों करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर को देनी ही नहीं है, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना है। तो भैया रिमेनिंग पार्टनर्स का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, उनको नहीं पे करेंगे। उसके बाद नन ऑफ दीज, तो ठीक है भाई ये भी देख लेते हैं, पर पहले दो ऑप्शंस और हैं, क्या, उसके अपने कैपिटल करेंट अकाउंट में या फिर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड समझते हो ना, ये वाला जो साइड रहता है ना, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो भैया बता दो, फटाफट से बताओ, ये तो मैंने हटा दिया, अब 2-3 ऑप्शंस और बचे हैं, आंसर कौन सा सही लग रहा है मुझे फटाफट से बता दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। समझ आया? ऑप्शन सबने लॉक कर दिए अपने कमेंट्स में, तो भाई देख लो, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही तो करेंगे, या जो अमाउंट डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना है उसी के अकाउंट में तो हम क्रेडिट साइड पे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट को लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं जो हमको उसको पे करना है ना। अब एक ऑप्शन दिया करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में थोड़ी ना देते, करेंट में तो हम लोग एडजस्टमेंट करके ये डिसाइड करते हैं कि उसको कितना अमाउंट देना है ना, ये हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना देना है हमें वो अमाउंट, और डिसाइड करने के बाद जो अमाउंट रहता है जो हमें उसे पे करना है उसको हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर के जरिए उस क्रेडिट साइड पर हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इसको ये अमाउंट हमें पे करना है। डन। करेंट अकाउंट में तो एडजस्टमेंट करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल के वो बैलेंस निकालते हैं कि अमाउंट हमें देना कितना है। आफ्टर दैट जब ये डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, करेंट से सीधा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इज इट क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन में कितनी बार किया है हमने ये सॉल्व, ठीक है, कई बार ये चीज हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। करेंट अकाउंट में सभी एडजस्टमेंट लगा के हम लोग ये फाइंड करते हैं कि उसको कितना अमाउंट देना है। एक बार आपने फाइंड कर लिया उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, राइट। समझ आ गया सभी को? फिर आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन 1 इजी था, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, भैया बता दो, ये तो कोई भी बता देगा यार, जल्दी बता दो, और है ना, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जल्दी बता दो। फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला उसको याद करने की, क्या बताई थी, GNO, याद है क्या सभी को, क्या बताई थी, GNO यही बताई थी, मतलब गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यही बताई थी मैंने, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये तो भैया ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड प्लस न्यू कह रहा है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। GNO मतलब गेनिंग न्यू और ओल्ड, तो यहाँ तो न्यू और ओल्ड तो लिखा है पर इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस करते हैं न्यू में ओल्ड को प्लस करते हैं कि न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं, क्या करते हैं बताओ, न्यू में से ओल्ड तो करना है, गेनिंग के बाद न्यू में से ओल्ड को ही कुछ करना होता है, मतलब गेनिंग निकालने के लिए न्यू में रेशो में से ओल्ड रेशो को ही क्या करना रहता है, प्लस की माइनस, माइनस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? समझ में आया? तो ये तो सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर जल्दी आगे बढ़ेंगे अब अपन थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। थर्ड क्वेश्चन अब आया ना मजेदार क्वेश्चन, सॉल्व करना है। तो पहले तो कॉपी पेन ले आओ भैया, ये देखने से नहीं हो पाएगा, ये देख कर आप नहीं कर पाओगे, कर भी दोगे तो भैया गलत हो जाएगा, और तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कॉपी पेन अपना लेकर बैठो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए फिर मुझे कमेंट्स में बता देना। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, सॉल्व करके मुझे आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट्स के। बताओ भैया, जल्दी सॉल्व करके बताओ फटाक से, फिर मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, पर पहले आप ट्राई कर लो एक बारी, खुद से ट्राई कर लो एक बार। चलो पहले रीड करके बता दूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि करना क्या है, फिर आप इसको करके बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 बोल रहा है, अमन, मनीष एंड करण व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:3, है ना, 3 पार्टनर है, तीनों के रेशो दिया। भैया करण की डेथ हो जाती है, एंड जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अब किस रेशो में अपना शेयर बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7:8 में। द गेनिंग रेशो विल बी, आपसे गेनिंग रेशो पूछा, और अभी जस्ट हमने फॉर्मूला भी देख लिया, गेनिंग का क्या रहता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो रहता है ना। आपसे गेनिंग रेशो ही पूछा है और आपको ओल्ड रेशो वो दे के रखा है, न्यू रेशो वो दे के रखा है। तो बता दो कि अब रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग कितना रहेगा,
ओल्ड माइनस ओल्ड और न्यू दोनों दिए हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग पता कर लोगे, है ना। जल्दी से निकाल के बता दो भैया, फिर फटाक से आंसर आना चाहिए, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए भाई, जल्दी से बताना है। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, देखो पार्टनर किसकी डेथ हुई है, करण की डेथ हुई है, मतलब इसकी, ये लास्ट वाले पार्टनर की भैया डेथ हो गई है, तो आपको बताना है कि अब कितना रेशो रहेगा गेनिंग। तो देखो गेनिंग निकालना है, सिंपल सी बात रहती है, गेनिंग यदि निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। किस किस का गेनिंग निकालेंगे, इसकी डेथ हुई है तो अब अमन और मनीष, तो यदि मैं अमन का बोलूं तो अमन का न्यू रेशो कितना है 7 बाय, ये कितना हो गया प्लस करेंगे तो 15, 7/15 न्यू हो गया, माइनस ओल्ड कितना है इसका, ओल्ड ये है, तो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 4 बाय, इसका रेशो अमन का 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 4/12, ठीक है, टोटल करेंगे तो ये पूरा 12, मतलब इसका 4/12 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, है ना, यही करना है अपने को। न्यू जो रेशो है, न्यू वाला, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, तो पहला जो आपका न्यू रेशो है वो 7/15 है और इन सबका टोटल 12 है, तो उसका जो पुराना रेशो है वो 4/12 है। एलसीएम यदि हम 15 का और 12 का यदि हम लेते हैं, 15 और 12 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो कितना बनेगा, 60 बनेगा क्या, है ना, 60 बन जाएगा इनका एलसीएम। 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है भैया, 4 टाइम्स में आता है, और 4 7 28 होता है, बिल्कुल। 12 के टेबल में 60 5 टाइम्स और 5 4 20, राइट। सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 8/60। अब दूसरे पार्टनर कौन है, मनीष, यदि मैं मनीष का निकालती हूँ तो इसका नया रेशो कितना है 8/15 माइनस पुराना रेशो इसका कितना है 5/12, अगेन एलसीएम लेंगे तो इसका 60 आएगा, फिर 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स और 4 8 32 माइनस 12 के टेबल में 60 5 टाइम्स 5 5 25। अब 25 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, है ना, 7/60 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 60, इसका मतलब इनका कितना रेशो बन रहा है 8:7 इनका गेनिंग रेशो बन रहा है, जो हमको फाइंड करना था। तो कहीं दिया है क्या, देखो 8 पहले ही दिया है, पहले नंबर पे ही दिया है भैया, ये 8:8:7। क्लियर, समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले की पूरी बात थी, यदि फॉर्मूला पता है तो आराम से आप बता दोगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर, यदि ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से आपको ये कैलकुलेट करना है, 1 नंबर लेके जाना है, और ठीक है भैया 1 नंबर अपने को लेके जाना है, मिस नहीं करना है, और तुक्का मारोगे तो भैया गलत हो जाएगा 100%, है ना, तुक्का तो मारनी मत, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेगा, सॉल्व ही करके सही आंसर ही दे देना, तो 1 नंबर पूरा पूरा आपको मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर भी जरूरी है, और है ना, थर्ड वाला सॉल्व हो गया। अब और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो यार, चाहो तो फटाफट ले लो, वरना फिर आगे बढ़े। डन, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे एंट्री लेंगे फटाफट से। ये रहा भैया क्वेश्चन 4, चूज द ऑड वन। ऑड वन मतलब जो आपको एक अटपटा सा लग रहा है, जो इनके बीच में जम नहीं रहा है, मतलब ये 4 ऑप्शन में से ऑड कौन सा है बताओ, 4 में से ऑड कौन सा है बता दो भैया। 4 ऑप्शन दिए, देखो क्या क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट या फिर गेनिंग रेशो। बताइए भैया, जल्दी से बता दो भैया, कौन सा सही लग रहा है आपको। हमने इस चैप्टर में बेसिकली अभी तक क्या क्या किया है, जो जो हमने किया है वो ठीक है, और जो अभी तक हमने इस चैप्टर में किया ही नहीं है वो ऑड रहेगा। ऑड मतलब जो हमने बेसिकली, जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ दी चैप्टर लग रहा हो, है ना, आउट ऑफ दी चैप्टर, क्योंकि जो जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो तो ठीक है, जो पढ़ा ही नहीं है वो ऑड ही कहलाएगा ना, ऑड कहलाएगा। तो हमने बेसिकली इसमें से क्या क्या कर लिया और जो नहीं किया है वो ऑड है। बता दो भैया, इतना तो आप दिमाग लगा ही लोगे, मुझे मालूम है, इवन मुझे बहुत स्टूडेंट्स के आंसर भी आ ही गए होंगे कॉमेंट्स में, बिल्कुल सही आंसर आए होंगे, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या आपको और लग रहा है बताओ, चेक करें आंसर, देख लो भैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। बनाया क्या ये अभी तक अपन ने, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स करा क्या ये अभी तक अपन ने, ना अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 पूरे 6 चैप्टर में से कहीं पे भी अपन ने ये काम किया ही नहीं, रियलाइजेशन अभी तक अपन ने किया ही नहीं है। ये काम जो है ये 7th चैप्टर में करना है अपने को, जस्ट इसका जो बाद का चैप्टर रहेगा ना, जो बस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ दिन और, एक दिन और बस, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास 7 चैप्टर से ही चालू हो जाएगी, तो तब हम बनाएंगे भैया रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अभी थोड़ी ना, अभी तो
ये बात ही नहीं करी है। तो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर तक जो जो भी देखा, सबसे पहले हम क्या देखा भैया, गेनिंग रेशो वगैरह कैलकुलेट करना, ये हम कर चुके हैं, ये हमने देख लिया। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी हमने कर लिया, इस चैप्टर में भी किया है, इसके पहले चैप्टर में भी किया है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम देख चुके हैं, जिसमें हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं, इस चैप्टर में भी और इसके पहले के सभी चैप्टर्स में हमने ये तीनों चीजें देखी हैं। अभी तक जो नहीं देखा वो है आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट, जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये ऑड हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ फिर क्वेश्चन 5 पर आ जाओ जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन 5, आराम से रीड करो भैया, बड़ी बढ़िया स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, फटाफट आंसर सही बताना। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए आपको, जल्दी से रीड कर लो भैया पहले 5th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर इसके हिसाब से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट्स में आंसर बता देना। ठीक है, देखो भैया पहले रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन 5th में। The partnership deed does not have a clause on rate of interest to be paid on amount due to hire of deceased partner. At what rate interest on the outstanding amount shall be payable? अच्छा भैया आपसे ये पूछा है क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है The partnership deed does not have a clause on rate of interest. यदि सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स हैं और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप जो भी बनी हुई है उसमें कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बात नहीं कही है ना। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कहीं पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लीगल आयर या फिर एग्जीक्यूटर या जो डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर या लीगल आयर है उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, उसको लेकर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी आपने वहां पे मेंशन नहीं किया, ये केस है। तो आपसे पूछा है एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल बी पेबल, तो आपको तो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना ही है, तो किस रेट पे आप इंटरेस्ट लगा के दोगे, क्योंकि वो अमाउंट अब लोन हो गया है आपके लिए, लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, और आपने अपने एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में उस इंटरेस्ट को लेके कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर अब आप इस कंडीशन में किस रेट पे इंटरेस्ट दोगे, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिए, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। नाउ एट द रेट एट विच द बैंक ग्रांट लोन, तो क्या उस रेट पे आप इंटरेस्ट उससे चार्ज करो, उसको दोगे जिस रेट पे बैंक चार्ज करती है, क्योंकि आपने सपोज करो उसका जो अमाउंट है वो लोन मान लिया, हो सकता है यदि बैंक से भी आप लोन लेते तो हो सकता है क्या होता ही है, बैंक से यदि लोन लेते तो बैंक को भी इंटरेस्ट देते हैं, तो क्या आप इस हिसाब से दोगे कि जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा वही इंटरेस्ट आप उसको भी दोगे, इस तरीके से डिसाइड करोगे, या फिर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर इस एक्ट के मुताबिक जो इंटरेस्ट होगा वो दोगे, या फिर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांडेड बाय द आयर ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर का लीगल आयर है वो जो डिमांड करेगा उस हिसाब से इंटरेस्ट दोगे क्या, या फिर आखिरी ऑप्शन है 8%, या फिर 8% इंटरेस्ट दोगे। बता दो भैया, ये आंसर मुझे फटाफट से बता दो, जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए, वो भी कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपके आंसर आ जाने चाहिए, बता दो भैया, फटाफट से आंसर बता दो, बताइए क्या लग रहा है भैया। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, सही आंसर आप लोगों को बताना है, बता दो तो फिर जल्दी से बता दो। क्या करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, यदि लीगल आयर को आपको पेमेंट देनी है, अमाउंट उसको देना है इंटरेस्ट पे, तो हम क्या फॉलो करते हैं, यदि आपने पार्टनरशिप डीड में उस चीज उससे रिलेटेड यदि कुछ नहीं डिसाइड करके रखा तो भैया 8% इंटरेस्ट देना ऐसा कुछ भी नहीं है ना। 8% का बैंक रेट से भी आप नहीं डिसाइड करते हो कि जो बैंक का रेट होगा उस हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद जो लीगल आयर रेट बोलेगा, जो वो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग दोगे, तो ऐसा भी नहीं है भैया। सीधी सच्ची बात है कि जो रेट आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो आपको फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि यदि आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें डिसाइडेड नहीं है तो आपको क्या फॉलो करना होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इस पर्टिकुलर केस में क्या कहता है, सेक्शन 37 में भी हमने देखी है ये चीज कि ये क्या कहता है, ये कहता है 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से ये 6% इंटरेस्ट कहता है। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या सभी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर
बी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया क्या सभी को? राइट, आगे बढ़े फिर। आ जाओ भैया, ये हो गया सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पे है। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू, सही स्टेटमेंट कौन सा है? चारों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से फाइंड करके कमेंट्स में मुझे आंसर कर देना। फटाफट रीड कर लो, 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको बढ़िया तरीके के, इनमें से एक सही है और हाँ, एक कौन सा सही है, ट्रू कौन सा है वो बताना है। तो चलो अब एक बार रीड करते हैं फटाफट। देखो ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अनअफेक्टेड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज टेकन ओवर बाय द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है भैया, ये बोल रहा है कि जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यदि आपका जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, यदि एक कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से वो यदि एग्जीक्यूटर ने ले लिया है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। किस पे? रिवैल्यूएशन पे। दूसरा कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें यदि आपका क्या हो रहा है, कोई क्रेडिटर यदि डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, क्रेडिटर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यदि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी लायबिलिटी यदि कम हो रही है तो क्या आप डेबिट साइड पे दिखाते हो लायबिलिटी यदि कम होती है तो? यहाँ रिवैल्यूएशन में, ये रिवैल्यूएशन है सपोज, क्या आप डेबिट साइड पे दिखाते हो लायबिलिटी कम हो रही है? क्योंकि लायबिलिटी का कम होना तो मतलब ये तो अच्छी बात है, तो इसको हम डेबिट पे नहीं भैया, इसको तो हम क्रेडिट पे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, है ना। तो ये तो भैया गलत है, आपसे ट्रू वाला पूछा है ना, तो ये तो गलत है, ये गलत कह रहा है। अब तीसरा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये क्या कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको आप सोल्ड कर रहे हो डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब यदि पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम पे यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको क्रेडिट साइड पे दिखाओगे यदि वो सोल्ड होता है तो। राइट, ये समझ आया। उसके बाद लास्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अनअफेक्टेड व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर। तो क्या ऐसा होता है रिवैल्यूएशन पे क्या कोई इफेक्ट नहीं आता यदि आप रिवैल्यूएशन का कोई एक्सपेंस है जिसको आप पे कर रहे हो कोई पार्टनर के द्वारा? बताओ भैया, बढ़िया सवाल है ये, आराम से इसको जल्दी से रीड करके समझ के, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप मुझे सही आंसर बताओ भैया। ये जो क्वेश्चन है ये सब कुछ हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये सारे कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर चुके हैं, हर एक कंडीशन को हमने फेस किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम हर एक चीज को हमने देखा है। बताओ फिर जल्दी से। चलिए, तो ट्रू स्टेटमेंट इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही कह रहा है, जिसमें ये क्या कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको आपने सोल्ड कर दिया है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, सपोज मैंने बोला कि कोई मशीन थी जिसको मैंने बेच दिया है तो वो अनरिकॉर्डेड थी ना भैया, मेरे लिए तो अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको मैं कहाँ पे शो करूंगी? अपने क्रेडिट साइड पे। कहा? यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यहीं पे दिखाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये वाली सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत कह रहा है, मैंने बता ही दिया, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो भैया क्रेडिट में दिखाते हैं ना कि डेबिट में, तो ये गलत है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि भैया यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उनको यदि आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूटर को दे रहे हो, एग्जीक्यूटर यदि वो लेके जा रहे हैं तो भैया बिल्कुल अफेक्ट करेगा, आपके रिवैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा, अनअफेक्टेड नहीं अफेक्टेड होगा वो। और लास्ट में भी सेम वही चीज है, यदि कोई रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है जिसको कोई पार्टनर यदि पे करता है तो भैया वो चीज भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट को अफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें क्या है आपकी अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड है, इसलिए भैया वो चीजें अफेक्ट करेंगी। राइट, तो ये सभी तीनों स्टेटमेंट गलत है, पर स्टेटमेंट नंबर सी आपका परफेक्ट दे के रखा है ना, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? राइट, जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है, शेयर करना है भैया, सेशन को लाइक शेयर कर दो। ओके, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन 7, आराम से पहले तो रीड करो, जल्दी से रीड कर लो। एंट्रीज पूछी है आपसे, जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो रीड कर लो पहले आप लोग आराम से और फिर मुझे बताओ, रीड करके आराम से बता दो। एंट्रीज पूछी है, कौन सी आपकी सही रहने वाली है?
चलो तो पहले रीड करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। क्वेश्चन 7 बोल क्या रहा है, पवन, करमान एंड हरमान व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भैया 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांट रहा है, मतलब 1:1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब भैया पवन डाइड ऑन 31 जुलाई 2023, जर्नल एंट्री पास फॉर पवन शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी। तो आपको ये बताना है कि यदि वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको यदि शेयर देना है लॉस में, है ना, आपको यदि लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम में तो उसको हम लोग लॉस में शेयर देंगे। अप्रैल 1 अप्रैल से लेके कब तक, पूरा उसको 31 जुलाई तक का उसको क्या देंगे, शेयर देंगे लॉस में। तो आपको वही बताना है कि यदि आप उसको लॉस में शेयर दोगे तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, मतलब जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको यदि हमको लॉस में शेयर देना है, उस पर्टिकुलर ईयर का लॉस बोला है ना, जनरली पास शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, हाँ उस पर्टिकुलर पीरियड में अप्रैल से जुलाई तक जो आपको लॉस हुआ है उसमें यदि शेयर देना है तो एंट्री कैसे होती है वो आपसे पूछी हुई है। बता दो भैया कैसे एंट्री करते हैं। ये तो तय है, यदि लॉस है तो लॉस हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है ना, प्रॉफिट रहता है तो डेबिट करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को इन्होंने डेबिट करा है, डेबिट नहीं होता बल्कि क्रेडिट होता है क्योंकि लॉस है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो हमको यही समझ में आ गया कि ये जो है अपना ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट यदि लॉस है और लॉस हमेशा क्रेडिट में जाता है तो ये तो डेबिट में लिखा है, ये तो होगा नहीं। अब और 3 ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो देखो तीनों में पवन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट ही होगा क्योंकि जो डिसीज पार्टनर है उसको हम डेबिट ही करते हैं, तो यहाँ पे तो तीनों को डेबिट किया, ये सही है। अब आपसे बोला है ये तीनों में अलग अलग चीजों को क्रेडिट किया गया, आपको सही वाली पता करनी है। तो लॉस है भैया, लॉस हुआ है तो हम क्या करमान कैपिटल लिखेंगे भैया, किसी पार्टनर का लिखेंगे, नहीं भैया पार्टनर क्यों, लॉस बांट रहा है तो पार्टनर का नाम थोड़ी आएगा। अब आपको 2 ऑप्शन, या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, ये आप बता दो। यदि ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगी कि आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। कॉमेंट्स में मुझे आपके आंसर चाहिए और जल्दी से कॉमेंट्स में बता दो, फटाफट बताओ भैया। उसकी डेथ की आपको डेट भी दी है और आपसे बोला उस पर्टिकुलर पीरियड में उसको जो प्रॉफिट जो लॉस में शेयर मिलेगा उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट साइड क्रेडिट में करेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से क्रेडिट में करेंगे, बताइए। यदि ये आपने सही बता दिया तो मैं मान जाऊंगी कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है बढ़िया से। बताओ भैया फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए। चलो तो चेक कर ले, देखो भैया इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमको क्या क्रेडिट करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप दे रहे हो ना, मैंने वही बोला कि यदि उसकी डेथ 31 जुलाई को हो रही है, इसका मतलब आप 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक आप उसको शेयर दे रहे हो, है ना। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आप यदि शेयर दे रहे हो उसका मतलब जाहिर सी बात है, बिल्कुल कॉमन बात है कि अप्रैल, मई और जून और जुलाई 4 महीने के लिए देते हैं यदि हम प्रॉफिट में शेयर, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं। और ये एंट्री कब होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री कब होती है, जब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है ना, बैलेंस शीट में दिया होता है, कभी पिछले साल का होगा वो, है ना, पिछले साल का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसके केस में करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर का जो है, जो अभी हमको मालूम ही नहीं है कितना हुआ है एग्जैक्ट, वो तो हमने एक एस्टीमेट के बेसिस पे बता दिया और कह दिया 4 महीने के लिए देना है, तो उसकी एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट नाम से करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट हमें मालूम ही नहीं है ना, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट तो पता ही नहीं है अभी, वो तो एक तरीके से क्या है, सस्पेंस है हमारे लिए कि यार एग्जैक्ट हमें प्रॉफिट होगा कितना, वो तो पता ही नहीं है, वो हमारे लिए सस्पेंस है अभी। तो इसलिए समझ लो, एक हिंट आपके लिए, एक ट्रिक हो जाएगी कि आपको यदि जिस ईयर पे उसकी डेथ हुई है, अब उस ईयर का प्रॉफिट तो अभी मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ 31 जुलाई आई है, ईयर तो आपका जो है 31 मार्च को एंड होगा, जब आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा, तो अभी वो प्रॉफिट आपके लिए एक सस्पेंस है, एक सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। तो वो प्रॉफिट को सस्पेंस नाम से आप क्या करना, रिकॉर्ड करना। और एक ऐसा प्रॉफिट जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में पिछले साल का है, पूरे साल का है, जो अभी तक नहीं दिया, वो तो सस्पेंस नहीं है ना, वो तो आपको पता लग गया कि भैया वो इतना है, लॉस भी है तो आपको पता है वो इतना है, वो कोई सस्पेंस नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से करते हैं क्योंकि वो आपके लिए कोई सस्पेंस नहीं है, वो प्रॉफिट है, एग्जैक्ट लॉस है, वो एग्जैक्ट आपको पता है, पिछले साल का पूरा बैलेंस शीट में दिया है वो। और यदि वो आपने इस पर्टिकुलर ईयर का एस्टीमेट लगाया है तो आपको अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम, वो आपके लिए सस्पेंस है, चाहे वो लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो सस्पेंस है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, राइट। तो भैया बस यही बात है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई का देना है, एग्जैक्ट नहीं पता, एक तरीके से सस्पेंस है वो चीज, इसलिए हम इस नाम से एंट्री करेंगे, राइट। क्लियर, समझ आ गया, इस वजह से जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर,
समझ गए सभी स्टूडेंट्स? आगे बढ़े आप, है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। तो फिर आ जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, रीड कर लो इसे जल्दी से और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से रीड कर लो। क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है? On the death of a partner, his share in the profit of the firm till the date of his death is transferred to the, चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बता दो कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स बॉक्स में फटाफट। देखो, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर his share in the profit of the firm till the date of his death is transferred to, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इसके पहले वाला वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पूछा है आपसे कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका जो प्रॉफिट में शेयर बनेगा, है ना, जो प्रॉफिट में शेयर बनेगा वो आप पूछ रहे हैं कि ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अप्रैल से जब तक कि उसकी डेथ हुई है तब तक आप उसको जो प्रॉफिट दोगे वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे। 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का जो प्रॉफिट आप उसको दोगे कहाँ पे, किस पर्टिकुलर अकाउंट में दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बताओ, ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, ये सस्पेंस का और ये वाला तो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, तो ये अब तो आपसे बन ही जाना चाहिए, ठीक है, ये अब आपको बन ही जाना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, बता दो कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताओ। और ये तो अब बन जाना चाहिए क्योंकि भैया जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये क्या पूछा है कि 1 अप्रैल से लेके जब तक कि उसकी डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो प्रॉफिट हुई है, सपोज करो उसकी डेथ हुई है कब, सपोज कर लो 1 जून को हो गई है उसकी डेथ, जो भी पार्टनर है उसकी 1 जून को डेथ हो गई है, तो इस केस में प्रॉफिट उसको कब से कब तक का देंगे, 1 अप्रैल से लेके जून तक, 1 जून तक का मतलब अप्रैल मई, और जून को तो डेथ ही हो गई, मतलब सिर्फ 2 महीने के लिए देंगे, सिर्फ 2 महीने के लिए देंगे। तो ये प्रॉफिट अब जो नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले मंथ में जो रहेगा, उस पूरे साल में जो प्रॉफिट रहेगा वो तो अभी आपको पता ही नहीं है, आप तो एक इंस्टीमेट बना के वो प्रॉफिट उसको दे रहे हो, तो वो जो प्रॉफिट है या लॉस रहेगा वो तो अभी सस्पेंस में है, तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। और यदि प्रॉफिट रहता है तो किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं भैया, क्रेडिट साइड पे करते हैं, और यदि लॉस रहता है तो डेबिट में करते हैं। फिलहाल कहाँ करेंगे, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। इज इट क्लियर, समझ गए? तो बस यही आपसे पूछा था। यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री यदि मैं बोलूँ तो डेबिट होती है, डेबिट साइड पे एंट्री करते। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, यदि हमको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है, तो क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, इस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और जो भी आपका डिसीज पार्टनर है, सपोज करो ए है, तो ए जो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे हम करते हैं यदि प्रॉफिट है तो, और सस्पेंस नाम से करेंगे, है ना। और इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का ये जो क्रेडिट साइड होता है और एक ये डेबिट होता है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये जो है हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और यदि लॉस रहता है तो फिर डेबिट साइड पे दिखाते हैं, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके। डन। एंट्री में इसको प्रॉफिट को है, मतलब यदि प्रॉफिट है तो डेबिट करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, राइट। आई होप यहाँ कंफ्यूजन की तो आपको मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी बहुत बार किया है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। इस हमने एंट्री भी बहुत बार करी है, इवन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कई बार बनाया है, और कई बार हमने प्रॉफिट को क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट किया है और लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड किया है कई बार, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अपना सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, और यदि लॉस होता तो हम क्रेडिट कर देते हैं। डन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कब करते हैं, जब वो पिछले साल का पूरा प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तब। लेकिन यहाँ तो इस पर्टिकुलर ईयर का करना है जो हमको अभी पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 1 जून आई है, 31 मार्च हुआ, एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा तब हम बता पाएंगे। लेकिन अभी हम एक एस्टिमेट बना के ही बस कुछ भी उसको 2 महीने का बस शेयर दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक सस्पेंस हो गया,
ठीक है, क्लियर है? चलो तो जल्दी लाइक शेयर करो, फिर हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। सभी को लाइक शेयर करना है, देन वी आर गोइंग टू मूव टू आवर 9th क्वेश्चन। डन कर दिया लाइक शेयर, आ जाओ भैया, फिर 9th क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। ये रहा 9th वाला क्वेश्चन, जल्दी से रीड कर लो, फटाक से रीड करके फटाफट एक्सप्लेन कर दो मुझे, आंसर बता दो भैया, है ना। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सॉल्व ही करना, ठीक है, बिना सॉल्व किए तो बताना भी मत, क्योंकि तुक्का मारोगे तो गलत होगा, तुक्का उक्का नहीं मारना है, और ठीक है भैया, सही सही आंसर बताना है, सॉल्व करके बताना। और ठीक है, मुझे कमेंट्स में सबके आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, सबके आंसर देख रही हूं मैं, बिना सॉल्व किए नहीं बताना, सब सॉल्व करके ही बताना। देखो मैं रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप सॉल्व करना। 9th क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, है ना। देखो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, और इनका जो रेशो है वो 2:2:1 है। फिर हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर केस में कि बी जो है, बी डेथ हो जाती है एट दैट टाइम गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। जब उसकी डेथ हो रही है तो गुडविल जो है वैल्यू की गई डेथ के बाद, जब हमने गुडविल को कैलकुलेट किया तो वो 30,000 की निकली। कितने की? 30,000 की। नाउ व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बाय ए एंड सी इन ऑर्डर टू पे बीज एग्जीक्यूटर। तो अब आपको ये बताना है कि बी की अब डेथ हो गई है, अब हमको जो गुडविल हमने निकाली 30,000 निकली, अब उस 30,000 में उसको शेयर देना पड़ेगा। किसको देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, बी के एग्जीक्यूटर को देंगे। और ये जो है, ये गुडविल जो है आपकी, ये आप कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ए और सी करेंगे, क्योंकि उनको गेन हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर ही कंट्रीब्यूशन देंगे गुडविल में, प्रीमियम एक तरीके से पे करेंगे। तो आपको वही पूछा है कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ए कितना करेगा और सी कितना करेगा, तब जाके वो पूरा एक पर्टिकुलर अमाउंट बी के एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। कितना कितना कौन कंट्रीब्यूट करेगा ये आपसे पूछा है, तो भैया जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके, या फिर मैं करवाऊं? फिर बताओ जल्दी, या तो मुझे जल्दी से ऑप्शन बता दो कॉमेंट्स में। बताओ भैया, मुझे सबके आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, ए बी या फिर सी या फिर डी, कौन सा सही होने वाला है। तो चलो सॉल्व करके देखें एक बार, क्योंकि ये बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं, ये तो तय है, ये तो तय है कि ये बिना कैलकुलेट किए, बिना सॉल्व किए नहीं हो पाएगा। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्म के टोटल गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है? 30,000 है। 30,000 है तो हम ये पूरी वैल्यू थोड़ी ना देंगे उसको, जितना शेयर होगा उतना ही देंगे। तो यदि मैं इसका शेयर बोलूँ तो 30,000 में इसका कितना शेयर बनेगा? बी है कितने शेयर का? बी का रेशो कितना है? 2/5 है, 2/5 है, तो इसका कितना शेयर बन रहा है? इसका बनेगा 5 - 5, 5 6 30, 6 2 12, ठीक है, 12,000। 12,000 इसका शेयर बन रहा है। जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उसका पूरी 30,000 की गुडविल में 12,000 का शेयर है। अब ये 12,000 का शेयर में कंट्रीब्यूशन ए और सी देंगे, किस रेशो में देंगे? उनके गेनिंग रेशो में देते हैं, है ना। किस रेशो में देंगे? उनके गेनिंग रेशो में, क्योंकि ये वैल्यूएशन जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है उसमें जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हम गेनिंग रेशो में करते हैं। लेकिन फिलहाल यदि हम क्वेश्चन देखें तो न्यू रेशो नहीं दिया। देखो यदि मैं बोलूँ ओल्ड रेशो की, तो ओल्ड रेशो दिया है 2:2:1, न्यू तो दिया नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो यदि नहीं दिया, रिटायर ये हो रहा है, तो अब न्यू कितना बनेगा? 1 2/1, और फिर यही आपका गेनिंग भी बन जाएगा, 2/1 फिर गेनिंग भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो अब ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ए और सी, किस रेशो में? 2:1 में। तो इसका मतलब ए कितना देगा भैया? 12,000 में से, ये 12,000 में से 2/3 देगा, और जो सी है वो कितना देगा भैया 12,000 में से? तो ये 12,000 में से 1/3 देगा। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें 4 2 8, मतलब ये 8,000 देगा, और ये कितना देगा? 4,000 देगा। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है अपने को? 8,000 और 4,000 बिल्कुल दिख रहा है, ये सी में दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पहले वाला पार्टनर जो है वो 8,000 देगा, दूसरा वाला जो है वो 4,000 देगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो इसको चेक कर ले, यही ऑप्शन है, बिल्कुल सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट होगा, मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, राइट। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगेन बोलूंगी तुक्का मत मारना, सॉल्व करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि ये हमने बहुत बार किया है ऐसा क्वेश्चन, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना है सॉल्यूशन का, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th लगा लेंगे फटाफट से। चलो ये रहा 10th क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करके आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बताओ भैया, ए बी सी या फिर डी?
देखो पूछ क्या रहा है 10th क्वेश्चन, लोन बाय द डिसीज पार्टनर टू द फर्म इज ट्रांसफर टू। लोन बाय द डिसीज पार्टनर का क्या मतलब होता है कि आपने डिसीज पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, आपने मतलब फर्म ने लिया है, ठीक है, फर्म ने क्या किया है, लोन लिया है, किससे लिया है, डिसीज्ड पार्टनर से, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उस पार्टनर से लोन किसने लिया, फर्म ने लिया है। तो इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, कहाँ ट्रांसफर करते हैं बताओ। अच्छा, बैलेंस शीट में दिया होता है, यदि एसेट साइड पे लोन होता है इसका मतलब कि हमने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होता है तो एसेट साइड पे दिखता है। और यदि लायबिलिटी साइड पे इसका मतलब कि आपने लोन लिया है उससे, किससे, डिसीज पार्टनर से, फर्म ने लोन लिया होता है तो वो लायबिलिटी है, और यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके लिए एसेट है। तो भाई आपसे पूछा है कि इसको आप ट्रांसफर कहाँ करते हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, तो बस यही पूछा है आपसे, कहाँ पे करेंगे, डेबिट ऑफ दी, मतलब डेबिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट, या फिर क्रेडिट ऑफ हिज करेंट कैपिटल अकाउंट, या फिर डेबिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर क्रेडिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली बात तो ये भैया कि लोन की जो बात है वो दो लोगों के बीच में है। दो लोग कौन हो गए, एक तो फर्म हो गई और एक डिसीज पार्टनर हो गया, सिर्फ इन दो लोगों के बीच की बात है ना ये। तो रिमेनिंग पार्टनर कहाँ से बीच में आ गए भैया, ये कहाँ से बीच में आ गए, दो लोगों की आपस की बात है ना, उनने जो फर्म है उसने लोन लिया है डिसीज पार्टनर से, तो ये तीसरी पार्टी बीच में क्यों आएगी भैया, रिमेनिंग पार्टनर्स थोड़ी ना बीच में आएंगे, ये उन दोनों की बात है तो उनके ही आपस में रहेगी, ठीक है। तो बस वही पूछा है कि जो डिसीज पार्टनर है उसके करेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे या उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करोगे, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है वो आप मुझे बता दो। देखो जाहिर सी बात है, जब यदि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से और अब उसकी यदि डेथ हो गई है तो हम क्या करते हैं, डेथ के टाइम पे जब उसका अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो अमाउंट रहेगा लोन का वो हम उसको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, है ना। यदि आपने लोन उससे लिया है तो भैया वापस करो, और यदि उसको लोन दिया भी था तो वापस ले लो उससे। तो यदि अब आप उसको वापस दे रहे हो, आप यदि उसको कोई चीज देते हो, तो मैंने क्या बताया, जब हम कैपिटल या करेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो चीजें पार्टनर को देनी होती हैं वो उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम, और जो उससे लेनी होती है वो डेबिट में लिखते हैं। तो ये तो हमें उसको देना है ना, फर्म को देना है पार्टनर को, तो जो भी चीज देनी है वो क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। कहाँ करेंगे, क्रेडिट में। तो कहाँ दिया है, क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, राइट। तो भैया इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए, क्योंकि हम उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट में तो वो लिखते हैं जो हमें उससे क्या करना है, हमें उससे लेना है। यदि हमने लोन दिया होता और हमें लेना होता उससे लोन तो हम डेबिट में लिखते हैं, पर फिलहाल आप फर्म को उसका लोन वापस करना है तो जो भी उसको देना है वो क्रेडिट में लिखते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। समझ में आया क्यों होगा, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्लियर हो गया सभी को। यदि कंफ्यूजन भी है तो आई होप क्लियर हो गई होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ओके, समझ आया सभी को, राइट। सभी के आई होप कि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। चलो तो फिर इतने क्वेश्चन आज के लिए इनफ है ना, आज के लिए इतना इनफ है, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए। हालांकि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है आपका, तो बस इसके इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, और यदि गलत भी हुए हैं तो दोबारा से जहां जहां गलतियां करी हैं, पहली बात तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो यदि गलत भी किया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों गलत किया और फिर सही इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पूरी सारी चीजें बताई है, डिटेल में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, राइट। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग फिर से क्या कर सकते हो, जो भी वीडियोज है उनको एक बार जाके दोबारा से वो जो भी वीडियोज है, जो भी टॉपिक है उनको रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो फिर हम इसका एक बार चैप्टर रिवीजन भी कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले पहले अपना पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, वो हम बिल्कुल कर लेंगे, राइट। तो बस बने रहना, डेली क्लासेस में जुड़े रहना, सेम चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री
एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड के साथ हम यहाँ पर आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको देखना है अपने अपने सब्जेक्ट्स के, जिस भी चैप्टर के, जिस भी क्लास के, तो भैया वो सब आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस की, लाइव क्लासेस की, सारी चीज़ों की डिटेल आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहें तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से भी आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर करना आज की वीडियो को। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स या ई नोट्स, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो चले फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।